पहाड़ों पर गरीब बहू की अनोखी खेती और ढाबा। सुबह के समय गांव के कच्चे मकान में पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ है। माधव चारपाई पर तकिए के सहारे बैठा है और बाकी सभी उसके आसपास गहरी चिंता में खड़े हैं। पिताजी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी तबीयत अब पूरी तरह से ठीक हो गई है। आप पहले से बहुत बेहतर दिखाई दे रहे हैं। बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक तो हो गई है, लेकिन हमने तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए जो साहूकार से कर्जा लिया था उसका क्या होगा? माँ जी, कर्जा तो ठीक है, लेकिन उसके लिए जो हमने ये इकलौता मकान साहूकार के पास बेच दिया है उसका क्या? अब वो साहूकार कभी भी ये घर हमसे खाली करवा देगा, तब हम जाएंगे कहाँ? मेरी इस खराब बीमारी और लाचारी की वजह से तुम सब बच्चों को इतनी बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है भाई। अरे पिताजी, आपकी जान से ज्यादा कीमती हमारे लिए इस दुनिया में कुछ थोड़े ना है। घर तो हम दोबारा बना लेंगे। मैं तो शुरू से ही मना कर रही थी कि ये घर मत बेचो, लेकिन देवरानी जी ने मेरी एक भी बात नहीं चलने दी और जबरदस्ती ये घर बिकवा दिया। जेठानी जी, उस वक्त बाबूजी की सांसें उखड़ रही थी और डॉक्टर को देने के लिए तुरंत पैसों की जरूरत थी। अगर हम घर नहीं बेचते तो बाबूजी आज हमारे बीच नहीं होते। बहू, अब आपस में इस तरह लड़ने से बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा। जो होना था वो हो चुका है। परिवार के लोग आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक साहूकार वहां आकर, अब बहुत हो गया माधव, तुम लोगों ने मुझसे जितना कर्जा लिया था उसके बदले ये घर मेरे नाम किया था। अब मैंने इस घर को एक दूसरे खरीदार को ऊंचे दामों में बेच दिया है, इसलिए तुम सब लोग तुरंत ये घर खाली कर दो। चलो। साहूकार जी, आप ऐसा गजब मत ढाइए। इस चिलचिलाती धूप में हम अपने इतने बड़े परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे? कृपा करके हमें कुछ दिनों का मौका दे दो, हम कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लेंगे। देखो, मैंने तुम जैसे कंगालों का जिंदगी भर का ठेका थोड़ी लेकर रखा है जो तुम्हारी मिन्नतें सुनता रहूं। मुझे नए खरीदार को चाबी सौंपनी है। तुम अभी के अभी ये घर खाली करो और कहीं भी जाओ, उससे हमको कोई मतलब नहीं। साहूकार बिना कोई दया दिखाए वहां से चला जाता है। उसके जाते ही शांति सिर पकड़कर रोते हुए, हे भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे? इस पूरे गांव में तो अब हमारा कोई ठिकाना ही नहीं बचा है। शांति, रोना बंद कर। एक जगह बची है जहाँ हम सब बिना किसी डर के जा सकते हैं। कहाँ दादी माँ? इस मुसीबत की घड़ी में भला ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम सब जाकर रह सकते हैं? हमें जल्दी बताइए। बेटा, बहुत साल पहले शिमला की ऊंची पहाड़ियों में हमारा एक पुराना टूटा फूटा पुश्तैनी मकान था, और सिर्फ मकान ही नहीं, वहाँ उन पहाड़ों पर हमारी अपनी खेती की जमीन भी थी। दादी माँ, अगर हमारा शिमला जैसी इतनी सुंदर जगह पर अपना घर और अपनी जमीन थी तो हम सब वहाँ से उसे छोड़कर इस गांव में क्यों आए थे? और आपने हमें पहले कभी इसके बारे में क्यों नहीं बताया? इसलिए बेटा, क्योंकि वो जगह शापित थी। आसपास के गांव वाले कहते हैं कि वो बेहद मनहूस जगह है। शापित जगह? दादी माँ, ऐसा उस जमीन पर क्या हुआ था जो लोग उसे मनहूस कहते हैं? बेटा, वहाँ पहाड़ों से कभी अचानक काला धुआं उठता है तो कभी पूरी जमीन से धूल उड़ने लगती है। कभी कभी तो वहाँ से डरावनी आवाजें भी आती है। एक समय था जब वहाँ हमारी हरी भरी खेती थी, पर अचानक वो पूरी खेती बर्बाद हो गई। चारों तरफ धुआं और धूल उठने लगा, आवाजें आने लगी। इसी डर से हमने वो घर और जगह हमेशा के लिए छोड़ दी थी। माँ जी, मुझे भी वो पुरानी बातें याद है, लेकिन अब हमें वापस वही उसी जगह पर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गांव में तो अब हमारा कोई ठिकाना बचा नहीं है। हाँ माँ जी, शांति बिल्कुल ठीक कह रही है। चाहे वो जगह शापित हो या मनहूस, कम से कम सिर छुपाने की जगह तो है। चलो, हम सब वहीं चलते हैं। पूरा परिवार अपना सामान पैक करता है और सब लोग स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ते हुए पहाड़ी रास्तों से गुजरती है और आखिरकार शिमला स्टेशन पर आकर रुकती है। ट्रेन से उतरते ही सेजल चारों तरफ देखकर खुशी से झूम उठती है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। माँ, भैया देखो ना, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार शिमला आई हूँ। ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है। ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत दिख रही है। हाँ बेटा, पहाड़ी इलाका है ना, इसलिए यहाँ का मौसम हमेशा बहुत अच्छा और एकदम ठंडा रहता है। हमेशा गांव जैसी गर्मी यहाँ बिल्कुल नहीं होती। आकाश और विकास भारी बक्से और सामान अपने कंधों पर उठा लेते हैं। पूरा परिवार दादी माँ के पीछे पीछे
संकरी पहाड़ी पगडंडियों पर पैदल चलना शुरू कर देता है। कुछ ही दूर चलने के बाद वो एक बेहद पुराने जालों से ढके हुए लकड़ी के मकान के सामने आकर रुक जाते हैं। भले ही ये घर बहुत दिनों से बंद पड़ा है, लेकिन हम सब मिलकर इस पूरे घर को साफ कर लेंगे। मुझे तो इस धूल और जालों से बहुत भयंकर एलर्जी है, और वैसे भी मेरी वजह से गांव का वो अच्छा खासा घर थोड़ी ना छोड़ा गया है जो मैं यहाँ आकर यहाँ कचरा साफ करूँ। जिसने घर बिकवाया वही साफ करे। कोई बात नहीं जेठानी जी, आप आराम कीजिए, घर की सफाई का सारा काम मैं खुद कर लूंगी। भाभी मैं भी तुम्हारी पूरी मदद करूंगी, हम दोनों मिलकर झाड़ू लगाएंगे और जाले साफ कर देंगे। शिल्पा और सेजल हाथ में बांस की झाड़ू लेकर घर के जाले झाड़ने लगती हैं, जबकि विकास और आकाश किचन के बर्तनों को साफ करके अपनी जगह पर सजाते हैं। घर में पहले से कुछ पुराना फर्नीचर पैक रखा था, उसे भी साफ किया जाता है। रात होते ही दोनों बहुएं मिलकर रसोई में खाना बनाती हैं। पूरा परिवार फर्श पर चटाई बिछाकर खाना खाने बैठता है। आकाश, विकास, हमारे पास अभी कुछ दिनों का तो राशन बचा हुआ है बेटा, जो हम गांव से लाए थे, लेकिन आगे के लिए हमें अपने लिए कोई ना कोई काम तो जल्दी ढूंढना पड़ेगा। हाँ बेटा, कल सुबह होते ही तुम दोनों भाई बाहर निकलो और कोई नौकरी या मजदूरी का काम ढूंढो। और दादी माँ, वो जो हमारा पुराना खेत है जिसके बारे में आप बात कर रही थी, वो मुझे भी देखना है। आप कल मुझे वो खेत दिखाने चलेंगी ना? हाँ बहू, क्यों नहीं, कल सुबह मैं तुझे उस पहाड़ी जमीन पर लेकर चलूंगी। खाना खाकर पूरा परिवार सो जाता है। अगली सुबह आकाश और विकास काम की तलाश में शहर की तरफ निकल जाते हैं। शिल्पा और शांति दादी माँ के साथ घर से बाहर कदम रखती हैं। तभी रास्ते में गांव की दो औरतें गंगा और जमुना उन्हें देखकर, अरे सविता बहन, शांति, तुम लोग इतने सालों बाद अचानक यहाँ वापस आ गए, हमें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ गंगा बहन, गांव में थोड़ी मुसीबत आ गई थी, इसीलिए हमें अपना वो घर छोड़ना पड़ा और हम वापस अपने इसी पुराने ठिकाने पर आ गए। शांति बहन, तुम्हारी वो शापित जमीन तो अभी भी बिल्कुल वैसी ही वीरान पड़ी है। उधर तो पूरे इलाके का कोई भी इंसान भूल कर भी नहीं जाता है। आंटी, क्या आज भी उस जमीन पर वही सब होता है जो बरसों पहले होता था? हाँ बहू, अब आवाजें तो नहीं आती है, लेकिन वो काला धुआं और धूल तो अभी भी वैसी ही उठती है। वो इतनी ज्यादा डरावनी और मनहूस जगह है कि उधर गांव का कोई पशु भी नहीं जाता। तुम लोग भी उधर जाने की गलती मत करना। अच्छा बहन, अब हम चलते हैं। गंगा और जमुना वहां से चली जाती हैं। शांति उन औरतों की बातें सुनकर डरते हुए, बहू, वो पूरी जमीन और जगह शापित है, हमें कोई नया संकट मोल नहीं लेना चाहिए। माँ जी, आप बेकार में इतना डर रही हैं। ये तो सिर्फ लोगों की कही सुनी पुरानी बातें और अंधविश्वास है। मैं तो वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। देवरानी जी ने पहले भी अपनी जिद की वजह से गांव का सब कुछ बर्बाद कर दिया, और अब इस मनहूस जमीन का क्या भरोसा, आगे हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दे। मैं घर वापस जा रही हूँ। रश्मि गुस्से में वापस अपने घर की तरफ लौट जाती है। सविता शिल्पा की हिम्मत देखकर थोड़ा मुस्कुराती है और आगे बढ़ती है। चलते चलते वो एक ऊंची पहाड़ी के किनारे पहुंचती है, जहां से सामने की दूसरी पहाड़ी साफ दिखाई दे रही थी। दोनों पहाड़ियों के बीच एक गहरा गड्ढा था, जिसे जोड़ने के लिए रस्सी और लकड़ियों से बना एक बहुत ही पुराना पुल हवा में झूल रहा था। बेटा, ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है, हमें वही जाना है। पर ये जो रस्सी और लकड़ियों का पुल है ना, इसे पार करके ही वहाँ जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं दादी माँ, आप मेरा हाथ पकड़िए, हम इसे पार कर लेंगे। सभी धीरे धीरे पुल पर चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद सविता के घुटनों में दर्द होने लगता है और वो थक कर पुल की लकड़ियों पर ही बैठ जाती है। तब रश्मि शिल्पा पुल के किनारे खड़े होकर नीचे झांकते हुए, माँ जी जरा नीचे देखिए, यहाँ पर पानी के लिए एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक झील फूटी हुई है और वहाँ चट्टानों के बीच से लगातार पानी रिस रहा है। हाँ बहू, चलो अब मेरी थकान थोड़ी कम हो गई है, अब पुल पार करते हैं। तीनों मिलकर धीरे धीरे उस पुल को पार करती हैं और दूसरी तरफ पहाड़ी जमीन पर पहुंच जाती हैं। वहां चारों तरफ सिर्फ पथरीली और ऊबड़ खाबड़ सीढ़ीदार पहाड़ियां थीं, जिन पर सूखी घास उगी हुई थी। शिल्पा जमीन को देखकर परेशान होते हुए, दादी माँ, ये कैसी जगह है? ये तो कोई समतल खेत नहीं बल्कि पूरी तरह से ऊंची नीची पहाड़ है। यहाँ भला कोई खेती कैसे कर सकता है? बेटा, पहाड़ों पर हमारे मैदानी इलाकों जैसे समतल खेत नहीं होते। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को ही काट काट कर इन पर सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती की जाती है। पुराने जमाने में हमने भी यही किया था। अच्छा, तो पहाड़ों को काट कर ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। दादी माँ, माँ जी, मैं इसी शापित जमीन पर दोबारा खेती करके दिखाऊंगी। क्या बोल रही है तू शिल्पा, होश में तो है?
यहाँ इस पथरीली पहाड़ी पर खेती करना कोई आसान काम नहीं है। तो खुद सोच, यहाँ इतनी ऊंचाई पर तू पानी कहाँ से लाएगी, कैसे तू अच्छी मिट्टी की व्यवस्था करेगी और कैसे तू अकेले क्या क्या करेगी। ये लड़की अपने आप को इस दुनिया में सबसे ज्यादा होशियार समझती है। यहाँ कोई खेती वेती नहीं होने वाली, सब बंजर हो चुका है। तू चुपचाप चल और हमारे साथ वापस घर चल। फिर वो तीनों पुल पार करके अपने घर लौट आती हैं। थोड़ी देर के बाद आकाश और विकास भी घर आ जाते हैं। माधव उन दोनों से, आ गए तुम लोग? आकाश, विकास, तुम दोनों बताओ क्या हुआ? शहर में आज कोई काम वाम मिला क्या तुम लोगों को? हाँ? नहीं बाबूजी, आज तो पूरे दिन भटकने के बाद भी कहीं कोई काम नहीं मिला। शहर में हमें कोई भी नहीं पहचानता और लोग हमारी इस हालत को देखकर हमें आतंकवादी समझकर काम देने से साफ मना कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तुम दोनों हिम्मत मत हारो, परेशान मत हो। जब भगवान ने यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे का कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। बाबूजी, मैं आज ही दादी के साथ अपनी पुश्तैनी जमीन देखकर आई हूँ। मैंने पूरे खेत देखे हैं और मैंने फैसला किया है कि मैं वहाँ पहाड़ों पर अपनी सब्जियों की खेती करूँगी। ठीक है शिल्पा, अगर तुम्हें अपने हुनर पर पूरा भरोसा है तो तुम जरूर कोशिश करो। रात बीतती है। अगली सुबह आकाश और विकास दोबारा काम की तलाश में घर से बाहर निकल जाते हैं। रश्मि किचन में बर्तन साफ कर रही होती है। शिल्पा कुदाल, फावड़ा और गैती लेकर घर से निकलती है। तभी शांति, बेटा, तू इतनी चिलचिलाती धूप में अकेली कहाँ जा रही है? रुक, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। रश्मि बेटा, तू भी हमारे साथ चल। माँ जी, मुझे घर का बहुत सारा काम है, इसलिए मैं तो खेत पर बिल्कुल नहीं जा सकती। आप दोनों ही जाइए। शांति शिल्पा के साथ कुदाल उठाकर खेत की तरफ चल देती है। बहू और सास पुल पार करके पहाड़ी खेत पर पहुंचती हैं। वहां खेत के किनारे काली मिट्टी के बहुत ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए थे। शिल्पा टीले के पास जाकर काली मिट्टी को अपने हाथों से छूते हुए, माँ जी, जरा इस मिट्टी को देखो, ये कितनी ज्यादा उपजाऊ और सौंधी लग रही है। इसी मिट्टी को हम अपने इन सीढ़ीदार खेतों में यूज करेंगे, इससे हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। अब शिल्पा और शांति मिलकर कुदाल से टीले की मिट्टी को खोदने लगती हैं। वहां पहाड़ों पर जो सीढ़ीदार खेत बने हुए थे उनमें जमी सूखी घास और झाड़ियों की साफ सफाई करने लगती हैं। उसके बाद टीले की काली मिट्टी को गमले में भर भर कर उन ब्लॉक्स पर डाल देती हैं। तब शांति, बेटा, खेत तो सचमुच बहुत सुंदर तैयार हो गया है। ये ले बेटा, ये पोटली संभाल। मैं गांव का घर छोड़ते समय वहाँ से कुछ अच्छी सब्जियों के बीज साथ लाई थी। ये ले, इन्हें इस मिट्टी में बो दे। अरे वाह माँ जी, आप तो सचमुच बहुत प्यारी है। आपने मेरी इतनी बड़ी चिंता दूर कर दी। मैं अभी इन सारे बीजों को इस मिट्टी में बो देती हूँ। शिल्पा बिना देर किए उन सीढ़ीदार खेतों के अलग अलग ब्लॉक्स में सब्जियों के बीज बोना शुरू कर देती है। वो कहीं पर हरी मिर्च, कहीं पर हरा धनिया, कहीं पर टमाटर, कहीं भुट्टे, कहीं तुरई, कहीं भिंडी तो कहीं लौकी के बीज बहुत ही करीने से बो देती है। माँ जी, सब्जियों और मसालों के सारे बीज तो हमने इस काली मिट्टी में अच्छे से बो दिए हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन बीजों को बड़ा करने के लिए पानी की बहुत सख्त जरूरत है। इस पहाड़ी पर पानी कहाँ से आएगा? वही तो मैं सोच रही हूँ बेटा, यहाँ इतनी ऊंचाई पर पानी का कोई कुआं या हैंडपंप भी नहीं है। बिना पानी के ये सारे बीज इस धूप में जलकर राख हो जाएंगे। शिल्पा परेशान होकर यहाँ वहाँ देख रही थी कि तभी उसे कुछ याद आता है। वो खुश होकर अपनी सास से, माँ जी, जब उस दिन हम सब पहली बार इस पुल से आ रहे थे तो मैंने देखा था कि उस पुल के ठीक नीचे पत्थरों के बीच पानी की एक झील है। हम वहीं से पानी का इंतजाम करेंगे। शिल्पा हाथ में कुदाल लेती है और उस झूलते हुए पुल के पास जाती है जहाँ से नीचे उतरने का एक सकरा पथरीला रास्ता बना हुआ था। वो धीरे धीरे नीचे उतरती है और उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ से पानी रिस रहा था। वो अपनी पूरी ताकत से कुदाल को उस चट्टान पर मारती है। कुदाल मारते ही वहाँ बरसों से बंद पड़ी एक गुप्त पानी की झील फूट पड़ती है और बहुत तेज प्रेशर से पानी बाहर आने लगता है। पानी की धार को इतनी तेज से निकलता देख शांति और शिल्पा दोनों खुश हो जाते हैं। देखिए माँ जी, मैंने कहा था ना कि यहाँ पानी जरूर मिलेगा। पानी बहुत तेज प्रेशर से आ रहा है। बस माँ जी, इसी पानी में हम पाइप लगाएंगे तो प्रेशर की वजह से पानी अपने आप ऊपर हमारे खेतों तक पहुँच जाएगा। लेकिन इतना लंबा पाइप हम यहाँ पहाड़ों के बीच लगाएंगे कैसे? माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास गांव वाला पुराना पाइप रखा हुआ है, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब घर चलते हैं, शाम होने वाली है। दोनों खुश होते हुए घर वापस आ जाते हैं जहाँ आकाश और विकास पहले से ही बैठे बातें कर रहे होते हैं। बाबूजी, माँ, आज हमारे लिए एक अच्छी खबर है। हमें शहर में जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट होते हैं ना,
उनके भारी बैग्स और सामान उठाने की मजदूरी का काम मिल गया है। चलो भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों को कुछ तो काम मिला, कुछ पैसे तो आएंगे। हाँ, तो इस नए शहर में हमारा घर का राशन पानी और खर्च अच्छे से चल जाएगा। और विकास, मैंने भी यहाँ अपनी सब्जियों की अनोखी खेती का पूरा इंतजाम कर लिया है। पानी की व्यवस्था भी हो गई है, बस कल सुबह हमें खेतों में पानी चढ़ाना है। रात का खाना खाकर सभी सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही आकाश और विकास अपने काम पर निकल जाते हैं और रश्मि हमेशा की तरह चिढ़कर घर का काम करने बैठ जाती है। तभी ननद सेजल तैयार होकर शिल्पा के पास आकर, भाभी, आज मैं भी तुम्हारे साथ खेत पर चलूंगी। अकेले तुम और माँ कितना काम करोगी? हाँ सेजल, क्यों नहीं, तुम चलोगी तो काम और जल्दी हो जाएगा। शिल्पा, शांति और सेजल तीनों खेत की तरफ जाने लगती हैं। रास्ते में शिल्पा की नजर एक कबाड़ के ढेर पर पड़े टीन के डिब्बे पर पड़ती है। वो उसे उठा लेती है। भाभी, तुम रास्ते से ये टिन का डिब्बा क्यों उठा रही हो? ये भला हमारे किस काम आएगा? सेजल, ये टिन का डिब्बा हमारे बहुत बड़े काम आएगा। देखना, इसी से मैं पानी का ऐसा सिस्टम बनाऊंगी कि पानी सीधे पहाड़ों पर चढ़ जाएगा। पुल के नीचे पहुंचकर शिल्पा एक पत्थर और हथौड़ी की मदद से उस टीन के डिब्बे को ठोक पीट कर एक शंकु आकार फनल बना लेती है। फिर उस शंकु आकार टिन को पानी के सोर्स के पास खिले हथौड़े से ठोक कर फिक्स कर देती है और पाइप के एक छोर को उससे मजबूती से जोड़ देती है। सेजल माँ जी, तुम दोनों इस पाइप को पकड़ो और उस पार पहाड़ी के ब्लॉक्स तक लेकर चलो। सेजल और शांति पाइप को खींचते हुए ऊंचे सीढ़ीदार खेतों तक ले जाती हैं। टिन के शंकु आकार होने के कारण पानी पाइप से प्रेशर से सीधे ऊंचे खेतों पर चढ़ जाता है और सूखी मिट्टी को सींचने लगता है। माँ जी, सेजल देखो, आज तो हम सब जीत गए। हमारा पानी बिना बिजली के पहाड़ों पर चढ़ गया। अब हमारी ये सब्जियां बहुत जल्दी उग जाएंगी। हाँ बेटा, तेरी ये समझदारी देखकर आज मेरा दिल खुश हो गया। तूने तो कमाल ही कर दिया। तीनों मिलकर खेतों की सिंचाई करती हैं। अब जब काम खत्म करके शाम को वापस घर लौट रही होती हैं तो रास्ते में उन्हें एक छोटी पहाड़न लड़की दिखाई देती है जो पीठ पर एक बड़ा बैग टांगे हुए, हाथ में कटोरा और चम्मच लिए मैगी बेच रही थी। मैगी ले लो, मैगी, गरम गरम पहाड़ों वाली मैगी ले लो भैया। सिर्फ 10 रुपए की मैगी खा लो, ठंड दूर भगाओ। भाभी, इस ठंडे मौसम में मैगी की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। मेरा मैगी खाने का बहुत मन कर रहा है, पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तभी वो पहाड़न लड़की कश्मीरा सेजल की बात सुन लेती है और उसके पास आकर, कोई बात नहीं दीदी, आपका मन है तो आप लोग खा लो। जब आपके पास पैसे होंगे तब मुझे दे देना, मैं रोज यही मिलती हूँ। कश्मीरा उन तीनों को फ्री में मैगी खिलाती है। मैगी खाकर तीनों बहुओं को बहुत सुकून मिलता है और वो उसे धन्यवाद कहकर अपने घर लौट जाती हैं। अब शिल्पा, शांति और सेजल रोज सुबह उठकर उस झूलते हुए पुल को पार करके खेत पर जाती, पौधों की सिंचाई करती और दिन रात अपनी अनोखी खेती का ख्याल रखती। कुछ ही दिनों के बाद जमीन से सब्जियां उगने लगी और देखते ही देखते वो बहुत तेजी से आकार में बड़ी भी होने लगी। एक दिन जब शिल्पा, शांति और सेजल टोकरी लेकर खेत की तरफ जा रही थी तो रास्ते में उन्हें वही दोनों पड़ोसने गंगा और जमुना मिलती हैं। अरे शांति, तुम लोग आज फिर उस तरफ जा रही हो? आजकल तुम लोग रोज उसी शापित जगह पर जाती हो। हाँ बहन, भगवान जाने उस मनोज जमीन को छूने की वजह से तुम्हारे परिवार पर क्या क्या शाप लगने वाला है। वहाँ तो भूत प्रेत का वास है। बातें करने के बाद गंगा और जमुना चली जाती हैं। तब शांति शिल्पा से, बहू, मुझे तो अंदर से बड़ा डर लग रहा है, कहीं सचमुच हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। माँ जी, आप इन लोगों की फालतू बातों में आकर इतना मत घबराओ, कुछ नहीं होगा। शिल्पा अपनी सास और ननद को लेकर उस पुराने पुल को पार करती है और सीढ़ीदार खेतों में पहुंचती है। जैसे ही शांति और सेजल ब्लॉक्स के पास पहुंचती हैं, वहां का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। भाभी, ये क्या है? इतने बड़े बड़े टमाटर, ये तो हमारे गांव के टमाटरों से 4 गुना बड़े हैं। हे भगवान, इतनी जल्दी ये सब्जियां इतनी अच्छी उग गई है। और ये भट्टे भी कितने सुंदर है। लेकिन बहू, कहीं ये सचमुच शापित तो नहीं? माँ जी, कुछ नहीं होगा, ये कोई शापित सब्जियां नहीं है। इतने दिनों से मैं और आप इसी मिट्टी में काम कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। मैं इन्हें टोकरी में तोड़ लेती हूँ। शिल्पा टोकरियों में ताजे टमाटर, भिंडी, लौकी, तुरई, मिर्ची और बैंगन तोड़ लेती है और तीनों मिलकर भारी टोकरी उठाए वापस घर की तरफ लौटने लगती है। लेकिन जैसे ही वो पुल के पास पहुंचती हैं, पहाड़ों पर अचानक भयंकर आंधी तूफान आ जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और आसमान में बिजली कड़कने लगती है। हे भगवान, इतना भयंकर तूफान, बिजली कितनी तेज चमक रही है, हमें झूलते हुए पुल पर गिर जाएंगे। माँ जी, सेजल डरो मत,
एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लो। उस बड़े पेड़ के नीचे चलो, वहाँ थोड़ा आसरा मिल जाएगा। तूफान थमने तक वहीं रुकते हैं। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस तेज आंधी तूफान और कड़कती बिजली के बीच जैसे तैसे दौड़कर एक घने पेड़ के नीचे छुप जाती हैं। कुछ देर के बाद जब तूफान शांत होता है तो वो भीगते हुए अपने घर पहुंचती हैं। घर पर सभी लोग उन बड़ी सब्जियों को देखकर दंग रह जाते हैं और सब्जियों की तारीफ करने लगते हैं। तब सविता, अरे वाह बहू, तेरी मेहनत तो रंग ले आई। सब्जियां तो इतनी अच्छी दिखाई दे रही है। अब जल्दी से इन्हें पका कर खिला, देखो तो सही इनका स्वाद कैसा है। शिल्पा उन बड़ी सब्जियों से बहुत ही स्वादिष्ट और खुशबूदार मिक्स वेजिटेबल सब्जी और रोटी बनाती है। जब पूरा परिवार खाने बैठता है तो स्वाद चखकर सब उंगलियां चाटने लग जाते हैं। भाई वाह, बहू, ऐसी स्वादिष्ट और मीठी सब्जी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाई। इन सब्जियों का स्वाद तो सच में कमाल है। खाना खाने के बाद सभी लोग आराम करते हैं। रात को भीगने के कारण सुबह शिल्पा को बहुत तेज बुखार आ जाता है। बेटा शिल्पा, तुझे बहुत तेज बुखार है, तू अब 8 दिन आराम कर। हाँ भाभी, तुम आराम करो, तब तक हम सब घर संभाल लेंगे। शिल्पा दादी माँ की बात मानकर पूरे 8 दिनों तक बिस्तर पर आराम करती है। 8 दिन बीतने के बाद जब शिल्पा का बुखार पूरी तरह ठीक हो जाता है तो दादी माँ सविता, चल शांति बहू, ठीक हो गई है। आज 8 दिन बाद मैं खुद अपनी आंखों से चलकर देखना चाहती हूँ कि हमारी उन सब्जियों का क्या हाल हुआ है। इस बार ननद सेजल को घर का कुछ जरूरी काम था तो वो नहीं जाती है और जेठानी रश्मि हमेशा की तरह जलकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है और नहीं जाती। दादी माँ सविता, सास शांति और शिल्पा तीनों टोकरियां लेकर उस पुराने झूलते हुए पुल को पार करके खेत पर पहुंचती हैं। जैसे ही वो ब्लॉक्स के पास खड़ी होती हैं, तीनों के मुंह से चीख निकल पड़ती है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये टमाटर तो एक 1.5 किलो के हो चुके हैं और ये भिंडी और लौकी तो इंसानों के हाथ जितनी बड़ी बड़ी हो गई है। मेरी पूरी उम्र गुजर गई शांति, पर मैंने अपनी आंखों से प्रकृति का ऐसा अजूबा कभी नहीं देखा। इतने बड़े आकार की सब्जियां तो इस दुनिया में होती ही नहीं है। कहीं ये सचमुच शापित तो नहीं है? माँ जी, दादी माँ, इतने दिनों से हम यही सब्जियां खा रहे हैं। हम सब बिल्कुल ठीक है, ये कोई भूत प्रेत नहीं है। तीनों मिलकर उन विशाल आकार की सब्जियों को बड़ी मुश्किल से भारी टोकरियों में भरती हैं। जब वो उसे उठाकर वापस अपने मोहल्ले की गली से गुजरती हैं तो सारे गांव वाले और पड़ोसने उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। बाप रे बाप, जरा देखो तो सही, इन लोगों की टोकरी में ये क्या है? इतने बड़े बड़े टमाटर, इतनी विशाल लौकी, ये तो सामान्य आकार से बहुत ज्यादा बड़ी है। मैंने पहले ही कहा था ना कि वो शापित और मनहूस जगह है। जरूर उस जमीन के अंदर कोई भूत प्रेत या डायन का साया है जिसने इन सब्जियों को ऐसे डरावना रूप दे दिया है। आंटी, इसमें कोई भूत प्रेत नहीं है, हमारी मेहनत का फल है। आप लोग चाहे तो चक्कर देख सकती हैं। शिल्पा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और भारी टोकरियां लेकर अपने घर आ जाती है। रात को जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है तो शिल्पा को अचानक रास्ते में मिली उस छोटी मैगी वाली लड़की की याद आती है। बाबूजी विकास, मुझे एक बात याद आई। जब हम खेत से आ रहे थे तो रास्ते में हमें वो छोटी पहाड़न लड़की मिली थी जो टूरिस्टों को मैगी बेच रही थी। जब वो मैगी बेचकर कमा सकती है तो क्यों ना हम भी अपनी इन अनोखी और स्वादिष्ट सब्जियों की ताज़ी सब्जी रोटी बनाकर यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेचें। हाँ शिल्पा, क्यों नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें वैसे भी सामान ढोने की मजदूरी में कोई खास पैसे नहीं मिल रहे हैं। पूरा दिन खराब हो जाता है। अगर हम ये खाने का काम शुरू करेंगे तो कमाई भी अच्छी होगी। अगले दिन सुबह शिल्पा उन विशाल और स्वादिष्ट सब्जियों को काटकर बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाती है और गर्मा गर्म रोटियां सेककर उन्हें बड़े टिफिन के डिब्बों में पैक कर लेती है। विकास और आकाश, शिल्पा और सेजल उस खाने को लेकर पहाड़ी रास्ते पर पर्यटकों के पास जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वो छोटी मैगी वाली लड़की मिलती है। अरे दीदी, आज आप लोग अपनी टोकरी में ये क्या लेकर आए हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बेटा, हमने अपने खेत की ताज़ी सब्जियों से सब्जी रोटी बनाई है। हम इसे यहाँ पर्यटकों को बेचने आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, आज मैं भी आपके साथ खड़े होकर आपकी ये सब्जी रोटी बिकवाने में मदद करूँगी। वो छोटी लड़की पर्यटकों को आवाज लगाने लगती है। थोड़ी देर में कुछ ग्राहक इकट्ठा हो जाते हैं। तब कश्मीरा उनसे, भैया, मैगी के साथ साथ आज इनकी स्वादिष्ट पहाड़ी सब्जी रोटी भी खाकर देखो, बहुत मजा आएगा। पर्यटक वो खाना लेकर खाते हैं और उन्हें वो खाना इतना पसंद आता है कि देखते ही देखते कुछ ही घंटों में उनकी सारी सब्जी रोटी बिक जाती है।
अगले 2 दिनों में पर्यटकों के बीच उनकी सब्जी रोटी की भयंकर डिमांड बढ़ जाती है। ये देखकर आकाश और विकास खुश हो जाते हैं। अरे शिल्पा, आज तो कमाल हो गया। हमारे पास कल के लिए बहुत सारे एडवांस ऑर्डर आ चुके हैं। अब तो तुम्हारे साथ तुम्हारे उस अनोखे खेत पर हम भी चलना चाहते हैं भाई। अगले दिन पूरा परिवार एक साथ पहली बार उस झूलते हुए पुल को पार करके खेत पर पहुंचता है। जब वो वहां उन विशाल टमाटरों और हरी भरी बड़ी बड़ी सब्जियों से लदा हुआ खेत देखते हैं तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे शिल्पा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। इतनी बड़ी बड़ी सब्जियां। तुमने तो इस वीरान पहाड़ी को सचमुच सोने की खान बना दिया यार। हमें अब यहाँ पर्यटकों के लिए एक बड़ा ढाबा खोलना चाहिए। भैया, ढाबा खोलने के लिए हमारे पास लकड़ी या सीमेंट के पैसे तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पास ही घाटी में बांस का बहुत बड़ा जंगल है। हम वहीं से बांस काट कर ला सकते हैं। पूरा परिवार इस बात पर सहमत हो जाता है। अगले कुछ दिनों तक आकाश और विकास बांस के जंगल से मोटे मोटे बांस काट कर लाते हैं। फिर वो उन बांसों की बारीक बारीक शिल्पियां बनाते हैं और उन्हें आपस में मजबूती से बांध बांध कर पहाड़ी के किनारे एक बहुत ही सुंदर और पारंपरिक बांस का ढाबा तैयार कर लेते हैं। ढाबा शुरू होते ही वहां पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। भाभी को देखकर कश्मीरा खुश होते हुए, अरे वो तो बहुत सुंदर है दीदी, आज मैं भी आप लोगों के साथ यही काम करूंगी। ढाबा शुरू हो जाता है और ग्राहक आने लगते हैं। कुछ ही दिनों के बाद ढाबे का नज़ारा अंदर से देखने लायक था। शिल्पा और शांति रसोई में बड़े बर्तनों में कुकिंग कर रही थी। दादी माँ सविता गल्ले के काउंटर पर बैठी पैसे संभाल रही थी। रश्मि अपनी मर्जी से ग्राहकों को खाना सर्व कर रही थी। सेजल भी काम में हाथ बटा रही थी और माधव बड़े आदर से ग्राहकों से ऑर्डर ले रहे थे। ढाबे के बाहर काउंटर पर सजावट के लिए वो बड़े बड़े टमाटर और विशाल लौकी रखी हुई थी, जिसे देखकर आने जाने वाले विदेशी टूरिस्ट हैरान हो जाते हैं। ओह माय गॉड, लुक एट दीस वेजिटेबल्स। इतनी बड़ी बड़ी सब्जियां तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। यस जॉन, हमें तुरंत इसका एक अच्छा सा वीडियो बना लेना चाहिए और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहिए। ये तो वायरल हो जाएगा। तो चलते हैं, इन ढाबे वाले परिवार के साथ एक फोटो भी खिंचवा लेते हैं। दोनों टूरिस्ट उन विशाल सब्जियों और शिल्पा के परिवार के साथ बहुत सारे वीडियो और तस्वीरें खींच लेते हैं और उन्हें तुरंत इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं। देखते ही देखते वो वीडियो पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाता है और उनके ढाबे पर पैर रखने की भी जगह नहीं बचती। रात हो जाती है, ढाबा बंद करने का समय आ जाता है। तब माधव, चलो बच्चों, रात के 11 बज गए हैं, अब ढाबा बंद करो। हाँ बाबूजी, हमारा ढाबा तो शहर का सबसे नंबर 1 ढाबा बन गया है। आज तो पैर दुख गए ग्राहकों को खाना खिलाते खिलाते। पूरा परिवार पैसे समेटकर वापस अपने घर की तरफ लौट रहा होता है तो रास्ते में उन्हें फिर से गंगा और जमुना खड़ी मिलती हैं। शिल्पा मुस्कुराते हुए उनके पास जाकर, देखा गंगा आंटी, जमुना आंटी, अगर वो जमीन सचमुच शापित या मनहूस होती तो आज हमारा परिवार इतनी बड़ी तरक्की नहीं कर रहा होता। हाँ बहू, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। हमने तो पुरानी बातों में आकर तुम लोगों को डराया था, लेकिन हमने तुम्हारे इन बांस के ढाबे और तुम्हारी इन बड़ी सब्जियों की चर्चा पूरे शिमला में सुनी है। आंटी, कभी हमारे ढाबे पर आकर हमारे हाथ का खाना खाकर देखना, तब आपको पता चलेगा कि कितना टेस्टी खाना बनाते हैं हम। हाँ बहू, हम जरूर आएंगे और खाना खाएंगे। दोनों औरतें चली जाती हैं। वो लोग घर आ जाते हैं। उनका बांस का ढाबा दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगता है। दूर दराज से बड़े बड़े लोग और सरकारी अफसर तक उनका खाना खाने आने लगे हैं। तभी एक दिन दोपहर के समय ढाबे पर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से चश्मा पहने हुए वैज्ञानिक उतरता है। उसके हाथ में एक सूटकेस और कुछ औजार थे। वो सीधे काउंटर पर माधव के पास जाता है। भाई साहब, मेरा नाम डॉक्टर वर्मा है और मैं सरकार की तरफ से एक सॉइल साइंटिस्ट हूँ। मैंने सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में आपकी इन अद्भुत और विशाल आकार की सब्जियों के वीडियो देखे हैं, इसलिए मैं आपकी उस पहाड़ी जमीन की रिसर्च करने आया हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि वो जगह शापित और मनहूस है। अरे साइंटिस्ट सर, आप आज के इस आधुनिक जमाने में भी इन पुरानी और मनहूस बातों पर विश्वास करते हैं कि कुछ शापित होता है? इस दुनिया में शापित वापित कुछ नहीं होता सर। वहाँ की और पानी में मिट्टी में ही कुछ खास बात है। आप खुद चलकर रिसर्च क्यों नहीं कर लेते? आपको अपनी साइंस की भाषा में सब पता चल जाएगा कि सच क्या है। चलिए हमारे साथ। शिल्पा, विकास और सेजल उस वैज्ञानिक को लेकर उस पुराने झूलते हुए पुल को पार करके सीधे उस पहाड़ी खेत पर ले जाते हैं। वैज्ञानिक अपने सूटकेस से कुछ टेस्ट ट्यूब्स और केमिकल निकालता है
वो ब्लॉक्स की मिट्टी को ध्यान से देखता है और फिर उस ऊंचे मिट्टी के टीले के पास जाता है। तभी शिल्पा उस वैज्ञानिक से, सर जरा ध्यान से देखिए, ये जो इतना बड़ा मिट्टी का काला पहाड़ जैसा टीला बना हुआ है और यहाँ ये जमीन नीचे धसी हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बरसों पहले यहाँ कभी कोई ज्वालामुखी फूटा होगा जिसकी वजह से ये टीला बना। वैज्ञानिक मिट्टी को सूंघकर और टेस्ट करके चौंकते हुए, ओ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो शिल्पा, मेरे टेस्ट और केमिकल्स भी यही बता रहे हैं। ये मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं है, बल्कि ये तो पूरी तरह से वॉल्केनिक ऐश यानी कि ज्वालामुखी के फटने से निकली हुई बेशकीमती लावा मिट्टी है। वैज्ञानिक खुश होकर उस मिट्टी के बहुत सारे सैंपल अपनी डिब्बियों में भर लेता है और वहां से चला जाता है। 2 दिन तक अपने लैब में रिसर्च करने के बाद वो पूरे गांव और मोहल्ले के लोगों को एक बड़े मैदान में इकट्ठा करता है और माइक पर गर्व से घोषणा करता है, सुनिए गांव वालों, आप लोग जिस जमीन और एरिया को बरसों से शापित, डरावना और मनहूस कह रहे थे, वो दरअसल सदियों पहले एक ज्वालामुखी के फटने का एरिया है। इसीलिए वहां से बरसों तक सल्फर का काला धुआं और धूल उठती थी जिसे आप भूत प्रेत समझ बैठे। और यही वजह है कि उस ज्वालामुखी के लावे के कारण वहां की मिट्टी की उर्वरता सामान्य जमीन से कई गुना तक बढ़ चुकी है, जिससे फसलें इतनी विशाल हो रही हैं। और ये कोई शाप नहीं, बल्कि कुदरत का एक अनमोल वरदान है आप लोगों के लिए। वैज्ञानिक की ये विज्ञान से जुड़ी हुई सच्चाई सुनकर पूरे गांव वालों की आंखें खुल जाती हैं और सब लोग ताली बजाने लगते हैं। गंगा और जमुना भी अपनी गलती पर शर्मिंदा होती हैं। देखिए, सरकार की तरफ से इस अद्भुत और कीमती जमीन को ढूंढने और देश के सामने लाने के लिए मैं इस ढाबे वाले परिवार की बहादुर बहू शिल्पा को 5 लाख का नकद पुरस्कार और ये प्रशस्ति पत्र सौंपता हूँ। आप सब लोग भी चाहें तो वहाँ खुदाई करके अपने अपने खेतों के लिए ये मिट्टी ले सकते हैं। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। शिल्पा पुरस्कार लेती है और माधव और शांति की आंखों से गर्व के आंसू बहने लगते हैं। सरकार की तरफ से पुरस्कार मिलने के बाद उनका बांस का ढाबा अब और ज्यादा मशहूर हो जाता है और वो बहुत अमीर हो जाते हैं। पूरा परिवार हंसते मुस्कुराते हुए शिमला की उन हसीन वादियों में सुख, शांति और समृद्धि के साथ अपना जीवन बिताने लगता है और उनकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।